हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल लेक्चर नंबर 1 में जितने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे वो आपने सारे समझ लिए थे। उसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और उसके कुछ जो बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो सारे कवर किए थे हमने। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में हम स्पेशल केसेस स्टार्ट करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के। अच्छा, फर्स्ट केस जो है हमारा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का है। तो सबसे पहले समझेंगे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होता क्या है। देखो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, देखो नाम से पता चल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या इंप्लाई कर रहा है कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। हॉरिजॉन्टल तो है लेकिन वो पर्टिकुलरली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पर आपने टेंजेंट कंसिडर करी एट पी पॉइंट, वेयर पी पॉइंट इज x1, y1, और उस पी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और कोई अगर लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो इसकी स्लोप कितनी होगी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में? क्योंकि आपको याद होगा कि जो स्लोप हम कंसिडर करते थे वो स्लोप हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेते हैं। अच्छा, कि हमारे पास जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। जैसे अगर आपने देखा होगा यहां पे हम बात करते थे कि ये थीटा एंगल हमारी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर बना रही है तो हम यहाँ पे स्लोप क्या ले लेते थे, tan ऑफ दिस थीटा, और हमें लाइन की स्लोप मिल जाती थी। अब अगर मैं बात करूं तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही, तो उस केस में थीटा 0 डिग्री हो गया। तो स्लोप क्या होगी इस पर्टिकुलर लाइन या इस पर्टिकुलर टेंजेंट की? स्लोप क्या होगी? 0। और कैलकुलस में हम स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट को पर्टिकुलरली लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था dy by dx। तो यहां पे बोला जा रहा है कि इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P on the curve is parallel to the axis of x, then dy by dx will be equal to 0 at this point. dy by dx मतलब क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बना रहा वो एक्स एक्सिस के साथ। तो इस टेंजेंट को हम पर्टिकुलरली क्या बोल देते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि एक टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या लोगे आप? dy by dx को 0 के इक्वल रख दोगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू, मतलब आपको जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दे दिया, आपको वो सब पॉइंट बताने हैं कर्व के ऊपर। ये कर्व की इक्वेशन है जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, आपको टेंजेंट की बात कर रहा है, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहां पे y इज इक्वल टू x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 7। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे शुरू? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx आपने क्या किया? प्रोडक्ट रूल लगाने की पॉसिबिलिटी है इसमें। फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव किया तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4। ठीक है, अब इतना डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है, डिफरेंशिएशन हम पूरा अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 को आप ऐसे रखोगे, x माइनस 2 का 1 हो गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की तो नीड है, तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले इसे। आपने ब्रैकेट एक्सपैंड किया तो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 4x और माइनस में 8। ठीक है, बाकी सेम x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 7। तो dy बाय dx आपके पास क्या आ गया बच्चों? इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 15। ठीक, आपने dy बाय dx निकाला क्योंकि आपको क्या रिक्वायर्ड है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, तो dy बाय dx को 0 के इक्वल लेके चलना है। मैथमेटिकल अप्रोच तो यही रहेगी ना। हम यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, तो देयरफॉर dy बाय dx विल बी इक्वल टू 0। और यहां पे जो हमने dy बाय dx कैलकुलेट किया उसको हमने 0 के इक्वल प्लेस कर दिया। अच्छा, फिर अगर इसके फैक्टर देखते तो आपके पास 9 और 5 फैक्टर बन गए। ठीक है, 9x माइनस में 5x माइनस में 15, मतलब बेसिक सॉल्विंग है, आप कर ही लोगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, इसको 3x x प्लस 3 और माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, ये मैंने सारे स्टेप्स इसलिए दिखा दी कि इन केस अगर कोई कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो तो आप कवर कर सको। तो x की वैल्यू एक आ रही है 5/3
और x की एक वैल्यू आ रही है -3। अच्छा, जब उसने पॉइंट पूछा है तो आप सिर्फ x की वैल्यू से तो बात खत्म नहीं कर सकते। पॉइंट पूछा, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, मतलब आपको वो सब पॉइंट बताने हैं जहां पे आपकी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए x एक्सिस के। तो पॉइंट में आपको x भी बताना है, y भी बताना है। तो अब आपको करना क्या है, अगर 5/3 वाले पॉइंट पे x की वैल्यू अगर 5/3 लेता हूं तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो वो पॉइंट कर्व पे भी तो लाई करेगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे x की वैल्यू कर्व में रख के y निकाल लोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1 मिनट लगेगा, सॉल्व कर ही लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं। देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू होगा 5/3 माइनस में 2, है ना, 5/3 माइनस में 2। आगे थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको डायरेक्टली करने की, 25/9 प्लस आपके पास 4 × 5/3 आपका हो गया 20/3 और माइनस में 7। ठीक है, माइनस में 7 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अब y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3। ठीक है, -1/3 हो गया। यहाँ पे आपके पास एलसीएम लेने के बाद, मतलब कैलकुलेशन का काम है, थोड़ा सा आप खुद कर लेना, इसको स्किप कर लो चाहे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 60 माइनस में 63। ठीक है, तो ओवरऑल -1/3 इट इज -3 हुआ, तो 22/9 आंसर इज -22/27। तो पहला पॉइंट अगर मैं बोलूँ आपको तो मुझे कितना मिल गया, +5/3 -22/27। ठीक है, तो सिमिलरली आप, मेरे को लगता है सेकंड पॉइंट निकाल लोगे, है ना, सेकंड पॉइंट निकाल लेना। सेकंड पॉइंट में मैंने आपके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी, मेरे पास x की वैल्यू -3 है, y आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मतलब इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें हम, हमें कॉन्सेप्ट समझना था कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 के इक्वल रख दोगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx, उसको 0 के इक्वल रखा, x की 2 वैल्यूज आ गई तो कोरस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज आएगी। एक वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी, टाइम लग रहा है, जगह भी नहीं बची। y की दूसरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन का पार्ट आपके लिए थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने। अच्छा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्टिकल टेंजेंट का बनता है। अच्छा, जब वर्टिकल टेंजेंट की बात करूं ना, तो ये हम डिफरेंशिएबिलिटी वाले लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो वहां पे एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हाँ, टेंजेंट है तो टेंजेंट नॉर्मल में तो हमें वापस करना ही पड़ेगा। यहां पे जो फिगर आपको दिख रही है बहुत क्लियरली विजिबल है कि एक जो कर्व है उस पे ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल टेंजेंट आ रही है। दैट मींस ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इस टेंजेंट की स्लोप की बात करूं तो वो कितनी आनी चाहिए, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, तो यहां पे अगर बोल रहा है कि एक टेंजेंट परपेंडिकुलर है टू द x एक्सिस और यू कैन से पैरेलल टू द y एक्सिस, उस पॉसिबिलिटी में मेरे पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो इसको लिखने का क्या तरीका है हमारे पास, हम ये लिख सकते हैं कि dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 इज इनफाइनाइट। और इसकी और वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अब ऐसा ना कि इनफाइनाइट आ रहा है, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि भाई हमारा एंगल 90 डिग्री बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो स्लोप तो हमारे पास क्या होता है tan थीटा, दैट इज tan 90 डिग्री, तो इनफाइनाइट तो आना है। लेकिन मैं इनफाइनाइट को सॉल्विंग करते टाइम थोड़ी यूज कर सकता हूं। मुझे अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, मान लो मुझे पॉइंट ही कैलकुलेट करना है कि किस पॉइंट पे ये टेंजेंट वर्टिकल होगी, तो उस केस में इनफाइनाइट से तो मैं मैथमेटिकल सॉल्विंग कर नहीं पाऊंगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव, इसको रेसिप्रोकल कर लो आप। इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर लोगे तो dx/dy, यहां पे रेसिप्रोकल किया dx/dy, और यहां पे इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। तो आप वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ये यूज कर सकते हो। कोई अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप ये यूज करोगे, ये यूज मत करना, ठीक है। पर जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो तो पता ही है आपको कि स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इनफाइनाइट। अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ी थी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपको dy/dx को हम सब जानते हैं कि f' लेते हैं, dy/dx को f' लेते हैं, तो हमने ना एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसमें कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन एट x डेल्टा x। अगर मैं ये वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालता हूं, अच्छा इसमें ना मोड ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं इसमें हम, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे भी सेम, अगर मैं f' इस डिफरेंस कोएफिशिएंट वाली कंडीशन से निकालूं,
और ये इनफाइनाइट आ जाए तो इसका मतलब क्या था, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि f डैश एक्स इनफाइनाइट आ रहा है, और f डैश एक्स हमने निकालना इस तरीके से भी सीखा था। तो उस केस में अगर f डैश एक्स इनफाइनाइट आता है तो हम क्या बोलते थे कि हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये देखो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब f डैश एक्स इनफाइनाइट आ रहा था तो हम बोल रहे थे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक रीजन हमने वहां पढ़ा था कि वर्टिकल टेंजेंट होती है, और वर्टिकल टेंजेंट क्या लिंक कर रहा है आपको कि f डैश एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और dy बाई dx क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इनफाइनाइट। समझ आ रही है बात? क्या पॉइंट हमें याद रखना है कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट द पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी, कि ये पॉइंट जहां पे वर्टिकल टेंजेंट है ना, ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इस केस पे dy बाई dx इनफाइनाइट है और यू कैन से f डैश एक्स इनफाइनाइट है। दोनों ही चीजें आप समझ चुके हो, ये आपने पहले पढ़ा था, ये आज आप याद रखोगे, इसको यूज करोगे आप आगे वाले क्वेश्चंस में। अच्छा, इसी के ना ये वर्टिकल टेंजेंट को डिफरेंशिएबिलिटी के साथ हमने थोड़ा सा पढ़ा था, पर एक ओवरव्यू मैं आपको फिर से दे देता हूं, ठीक है, ग्राफिकली ये ले लो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आना चाहिए ये, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर देखो, अगर आप पर्टिकुलरली बात करते हो यहां पे कि आपको f डैश एक्स कैलकुलेट करना है ना, तो f डैश एक्स का हमने क्या पढ़ा अभी, डेल्टा x टेंड्स टू 0 वे डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, ठीक है। तो अगर देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन वर्टिकल टेंजेंट के केस में, f डैश एक्स क्या था, इनफाइनाइट, तो यहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ अगर कभी ऐसा जा रहा है और इस P पॉइंट पे अगर आप बात करोगे, इस पर्टिकुलरली P पॉइंट पे बात करोगे, तो f डैश एक्स क्या है, इनफाइनाइट, ये एक वर्टिकल टेंजेंट का केस है, और यहां पे P पॉइंट पे हमारा फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, याद रखोगे आप, ठीक है। अच्छा, यहां पे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें अगर मैं f डैश एक्स कैलकुलेट करता हूं बच्चों, तो f डैश एक्स क्या, डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स लिख सकता हूं, वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये लिमिट होती है आपकी, यहां पे भी लिमिट लिख देते हैं। इस केस में क्या आएगा, आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ रही है अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी, है ना, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ आपका, तो माइनस में इन्फिनिटी ले लोगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको केस बताया था, इसको हम कस्प बोलते थे, याद करो, कस्प, ठीक है। तो इसमें मैं अगर x की बात करूं तो यहां पे आप क्या करोगे, f डैश x नेगेटिव ले लो पहले, x नेगेटिव मतलब x से कम, अगर आप देखो तो ग्राफ के नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस केस में अगर आप लिमिट कैलकुलेट करते हो बच्चों, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, लेकिन डेल्टा x इज लेस देन 0, और डेल्टा y बाय डेल्टा x की अगर आप वैल्यू लेते हो तो कितनी आएगी, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। मतलब अगर आप यहां पे लेफ्ट साइड में देखते हो x के, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी याद है आपका, माइनस इन्फिनिटी आ गया। और अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाते हो, x पॉजिटिव, उस केस में आप क्या लिखोगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लेकिन डेल्टा x इस बार क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x है। इस केस में क्या लिखोगे, ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट वैल्यूज ऑफ x के, तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, दोनों ही केसेस में लेफ्ट से देख लो, राइट से देख लो, फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो इस P पॉइंट पे ना तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, और ये एक वर्टिकल टेंजेंट का केस है, वर्टिकल टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस और पैरेलल टू द y एक्सिस। केस आपको समझ आ ही रहा है। एक लास्ट केस अब आप खुद सोच लोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसमें f डैश x नेगेटिव की वैल्यू बताओ, है ना, आप खुद बना लोगे, f डैश x नेगेटिव कितना होगा, आप इसको सही से लिख देता हूं, f डैश x नेगेटिव आपके पास क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा x लेस देन 0, और किसकी लिमिट लेनी होती है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। सिमिलरली f डैश x पॉजिटिव, सोच लो आप क्या वैल्यू आएगी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 वेयर डेल्टा x इज ग्रेटर देन 0, और डेल्टा y बाय डेल्टा x की मुझे रेशियो चाहिए। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है दोनों में, इसमें x से नेगेटिव की तरफ अगर देखोगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसमें ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, राइट वैल्यूज में, तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे केसेस वर्टिकल टेंजेंट और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के हैं बच्चों। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्लियर हो गया, पैरेलल टू द x एक्सिस, dy बाय dx विल बी इक्वल टू 0।
वर्टिकल टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, dy by dx will be equal to infinite और f dash is equal to infinite, does not exist, ठीक है। चलो एक वर्टिकल टेंजेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पर ठीक है, आना चाहिए आपको। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वर्टिकल टेंजेंट का क्वेश्चन आ चुका है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट बीच में बड़े क्वेश्चन में यूज हो जाता है हमारा मेंस में। चलो देखते हैं। शो दैट द कर्व हैज अ वर्टिकल टेंजेंट एट 1,0। हमें शो करना है कि इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट है। टेंजेंट आ जाए, नॉर्मल आ जाए, स्लोप वर्ड आ जाए, dy by dx तो निकालो, फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम y माइनस ई रेज टू पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट फॉर्म है, डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। फॉर्म्स तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। y का क्या हो गया डेरिवेटिव, dy by dx, माइनस हमने ऐसे रखा ई रेज टू पावर एक्स वाई का ई रेज टू पावर एक्स वाई, फिर चेन रूल लगाया जिसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल, x ऐसे रखा, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y ऐसे रखा, x का 1 हो गया, प्लस x का डेरिवेटिव 1 सिंपली। अच्छा फिर dy by dx निकालने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, ये माइनस में x ई रेज टू पावर एक्स वाई इंटू dy by dx और माइनस में y डॉट ई रेज टू पावर एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स आपको dy by dx की दिख रही है, जिसमें से मैंने dy by dx कॉमन ले लिया, यहां पे बचा 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स वाई और ये उधर चला गया y डॉट ई रेज टू पावर एक्स वाई और माइनस में 1। क्लियर? तो फाइनली dy by dx आपको क्या मिल गया, y ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपको dy by dx मिल गया। अब dy by dx मिल गया तो आपको कह रहा है शो करो कि एट 1,0 पॉइंट इट हैज अ वर्टिकल टेंजेंट। तो हमने क्या किया, हमने एट 1,0 पे dy by dx कैलकुलेट करके देख लिया। dy by dx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, y ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस 1 और 1 प्लस 1 माइनस में है, ठीक है, 1 माइनस में है x ई रेज टू पावर एक्स वाई। क्लियर? आपको क्या करना है, y0 है x1 है, सब्स्टिट्यूट करके देख लो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखो आप। y के लिए कितनी है, 0 मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर 0 माइनस में 1। अच्छा 1 माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर 0, तो ऊपर तो वैल्यू -1 आ गई, ऊपर वैल्यू -1 आ रही है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस 1 0 आ रही है। ये नॉट डिफाइंड आ गया एक तरह से, या माइनस इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। तो अगर dy by dx आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, एट 1,0 गिवन कर्व हैज अ वर्टिकल टेंजेंट, क्लियर? तो ये केस भी क्लियर हो गया आपको। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में याद हो गया dy by dx विल बी इक्वल टू 0, वर्टिकल टेंजेंट में dy by dx विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। अच्छा पर्टिकुलरली कोई वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या करता, इसका ना रेसिप्रोकल कर देता। अगर मान लो इसमें कोई कांस्टेंट डाल देता और बोलता कि वर्टिकल टेंजेंट है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता, तो उसमें क्या होता है, dx अपॉन dy इक्वल टू 0 होता। तो सॉल्विंग करके जो भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी आपकी मिल जाती, ठीक है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, इनफाइनाइट प्रूविंग करने के लिए ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल सॉल्विंग में आपको इनफाइनाइट नहीं यूज करना। आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे, dx अपॉन dy की फॉर्म आ जाएगी और यहाँ पे 0 चलेगा, और आप उसको सॉल्व करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो अचीव कर लोगे, ठीक है। बड़े आगे। अच्छा चलो थोड़े थोड़े केसेस है, इस पे केसेस बोले थे आपको, स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो केस बन रहा है आपका क्या कह रहा है, कंडीशन फॉर अ गिवन लाइन टू बी अ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व गिवन है और हमारे पास एक लाइन आ रही है, हमें प्रूव करना है कि वो लाइन इज अ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि मान लो अगर आपको एक कर्व दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है और आपने क्या किया, ये लाइन कंसिडर की। अब कर्व की इक्वेशन दी होगी आपको, कर्व की इक्वेशन दी होगी और लाइन की इक्वेशन दी होगी। कह रहा है इन दोनों इक्वेशंस को ना आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो। अब मान लो एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अगर x की वैल्यू समवट ऐसे आ रही है 1 1 2, मतलब एटलीस्ट दो वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना इज अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मतलब ये जो लाइन होगी ना, ये x की वैल्यू 1 पे
टेंजेंट होगी। y तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बात समझ आ रही है कि कम से कम वी गेट एटलीस्ट 2 रिपीटेड रूट्स। यहां पर 2 रिपीटेड रूट्स है, अच्छा 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम अगर ये लाइन टेंजेंट है टू द गिवन कर्व तो x की 2 वैल्यूज मिनिमम सेम आएगी, रिपीटेड होगी। करके देखते हैं, ठीक है, करके देख लेते हैं इसको। अब यहां पे एक एग्जांपल सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है कि c की वैल्यू मुझे बतानी है सच दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व, बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व। हमने काम मतलब इसमें ना ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि मान लो 2 पॉइंट हमने ले लिए, 2 पॉइंट हमने ले लिए, एक पॉइंट है मेरे पास 0,3, ठीक है, और एक पॉइंट है मेरे पास 5,-2, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास A हो गया, ये पॉइंट मेरे पास B हो गया। मुझे कह रहा है कि ये लाइन जो है ना इस कर्व पे टेंजेंट है, तो C की वैल्यू आप बताओ। तो हमने क्या किया, बहुत ही आराम से ना, बहुत ही आराम से हमने स्लोप ऑफ AB निकाली। स्लोप ऑफ AB क्या होगी बच्चों, आपको फॉर्मूला याद है, लिख देता हूं मैं फिर भी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। आप डायरेक्टली कर सकते हो ये सब चीजें, ठीक है, फिर भी एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूं y2 माइनस y1 -2 -3, -2 -3 और x2 माइनस x1 में आ रहा है 5 माइनस में 0, तो इट विल बी इक्वल टू -1। अच्छा, क्या मैं आपसे बोलूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आप निकाल सकते हो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, फॉर्म आपको याद है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। मान लो a पॉइंट को यूज करके मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। y1 मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया, स्लोप कितनी निकाली आपने, -1 निकाली, x1 कितना है, 0 है, देख लो ना, 0,3, x1 इज 0, y1 इज 3। इसको सॉल्व किया तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -x, और आप कह सकते हो कि y के लिए मैंने 3 माइनस x निकाल ली। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ए बी की इक्वेशन आ गई, y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। अब अगर कह रहा है कि भाई ये लाइन अगर इस कर्व पे टेंजेंट है, अगर ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, तो इसका मतलब इनको जब मैं आपस में सॉल्व करूंगा तो मुझे रिपीटेड रूट्स मिलनी चाहिए। तो हमने क्या किया, थोड़ी सी जगह को कंसिडर करते हुए, जैसे कर्व मुझे गिवन है y इज इक्वल टू c अपॉन में x प्लस 1, ये कर्व की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को कह रहा है सॉल्व कर दो, इन दोनों को कह रहा है सॉल्व कर दो, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, सॉल्व कर दो। तो यहां पे क्या किया, y की वैल्यू 3 माइनस x है बच्चों, और यहां पे y की वैल्यू c अपॉन में x प्लस 1 है, मतलब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन का केस चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, कर दूं डायरेक्टली, यहाँ पे आएगा x से 3x माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 3 माइनस में x इक्वल टू c दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0, और अगर प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनानी है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव रखते हैं जनरली, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2। अब मेरा पॉइंट समझो, मैं कह रहा हूं ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट कब होगी, जब इसके अंदर रिपीटेड रूट्स हो गए। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिपीटेड रूट्स की कंडीशन क्या होती है, रिपीटेड रूट्स का मतलब रूट्स इक्वल हो गए, है ना। क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स हो गए और दोनों रूट्स वो रिपीटेड है आपस में, दैट मींस वो इक्वल रूट्स है, तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, d इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस में 4, a तो आपका 1 हो गया, और c के लिए c माइनस 3 है, आपके पास आ गया 4, ठीक है, माइनस में 4 c माइनस 3। सॉल्व अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा, आपके पास आ जाएगी वैल्यू -4 c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस में 4, ठीक है। तो c माइनस 3 इक्वल टू 1 आ गया, तो c की वैल्यू आपकी 4 आ गई। आपसे c की वैल्यू पूछ रहा था। अच्छा, मैंने क्वेश्चन इस एग्जांपल से आपको कंडीशन समझाने की कोशिश की है कि आप अगर लाइन का और कर्व का इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो रूट्स आएगी उस इक्वेशन से वो रिपीटेड रूट्स होनी चाहिए, कम से कम 2 रिपीटेड रूट्स होनी चाहिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ रिपीटेड रूट्स आएगी, अगर क्यूबिक होता तो 2 रिपीटेड रूट्स होती, एक अलग आ जाती, डिस्टिंक्ट हो जाती, अलग रूट हो जाती है, समझ आ रही है बात।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी क्रैक हो सकते हैं इसमें, इस कंडीशन में देखते हैं आगे और देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, वो तो एग्जांपल लिया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक टेंजेंट है एट द पॉइंट 2,8 ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मीट्स द कर्व अगेन एट q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। देखो आपको मैंने पीछे एक क्लास में बताया था, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ग्राफ, ये आपका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का होता है। अच्छा P अगर पॉइंट में लो तो समवट ये होगा 2,8। आपको बोल रहा है जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट जो है आपका, ये टेंजेंट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे, मैं एक बार इसको ऐसे बना देता हूँ और टेंजेंट ऐसे आएगी, ठीक है। ये P पॉइंट समझ लो, कंसिडर कर लो कि 2,8 है, और ये जो टेंजेंट आ रही थी P पॉइंट से इस कर्व को फिर मीट करेगी Q पॉइंट पे, बस इतना ही बोला है। आपको Q पॉइंट बताना है। आप एक काम करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो एट P पॉइंट, पॉइंट गिवन है, ठीक है। हमने क्या किया, बहुत ही आराम से y को कंसिडर किया एक्स क्यूब, dy बाई डी एक्स निकाल लिया 3x स्क्वायर, और एट P पॉइंट 2,8 dy बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया, 3 इंटू एक्स का ही तो कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 12 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P 2,8 इज कितना होगा, y माइनस y1 इज 8, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 12, और x माइनस x1 इज 2, ठीक है। y माइनस 8 इज इक्वल टू 12x माइनस में 24, सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं हम, 12x माइनस में y माइनस 24 प्लस 8 इज माइनस 16, है ना, हाँ माइनस 16 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू आई। अच्छा ये एक तरह से मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। इसमें ना y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 12x माइनस में 16, जिसमें अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 3x माइनस में 4। ये मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, ठीक। अब आपको बोलता है कि ये जो टेंजेंट है ना, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने निकाली, ये टेंजेंट इस कर्व पे क्यू पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो जब मैंने आपको पीछे बताया कि एक लाइन टेंजेंट है टू द गिवन कर्व, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो जो उसकी इक्वेशन होगी, जो एक सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, इट विल हैव एटलीस्ट 2 रिपीटेड रूट्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट की बात हो रही है, कर्व की बात हो रही है, हमने इन दोनों को आपस में सॉल्व करने की कोशिश करी। इसे मान लिया इक्वेशन 1 कर्व की इक्वेशन, इसे मान लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1 and 2, वहां पे y की वैल्यू निकालने का यही रीजन था, y एक्स क्यूब है, यहाँ पे y की वैल्यू आपकी क्या दिख रही है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब कॉमन लेने का बेनिफिट नहीं है वैसे, आप अल्टीमेटली इसको यही लिखोगे 12x माइनस में 16, और आपके यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन आ गई, बहुत ही अच्छी क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूं, अगर मैं रूट्स निकालता हूं तो कितने रूट्स हो गए, कितने रूट्स होने वाले हैं, 3 रूट्स हो गए, क्लियर। अच्छा अब अगर 3 रूट्स हो गए तो हमारे पास पता है क्या होना चाहिए था, कि जो हमारा ग्राफ है ना, वो इस लाइन को 3 पॉइंट पे कट करना चाहिए था, 1 2 3, ठीक है। अगर 3 रूट्स है तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये जो P पॉइंट है ना, इज अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की कंडीशन क्या थी, कि कम से कम 2 रिपीटेड रूट्स होने चाहिए, 2 रिपीटेड रूट्स होने चाहिए कम से कम। तो यहां पर एक x की वैल्यू मतलब एक रूट गिवन है, और वो टेंजेंट का पॉइंट है, तो इसका मतलब इसमें जो 2 है वो रिपीटेड है, इसके जो 3 रूट्स आएंगे उसमें से जो एक रूट है 2 वो रिपीटेड है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, कि कम से कम 2 रिपीटेड रूट्स होने चाहिए। तो वो 2 रिपीटेड रूट कौन सा है, 2 ही है। और थर्ड वाला रूट आपका क्या हो गया, मैंने इसको a, b ले लिया, तो इसका थर्ड रूट मतलब x की वैल्यू क्या होगी, a होगी। क्लियर हुआ, ये बात समझ आ रही है। इसको सॉल्व करने मत बैठना, लॉजिक लगाओ,
लॉजिक लगाओ। पीछे कंडीशन क्या पड़ी कि ये टेंजेंसी है, टेंजेंसी की कंडीशन क्या है कि भाई दो रिपीटेड रूट्स होगी, तो एक रूट अगर आपको टेंजेंट की फॉर्म में मिल गया, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की फॉर्म में मिल गया, तो दूसरा रूट वही तो होगा क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट ये ले लिया। अब एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन में? माइनस बी अपॉन में, माइनस बी अपॉन में। तो अल्फा कितना 2 है, बीटा कितना 2, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया। ठीक है, ये बचपन की याद है आपकी। गामा कितना है? ए लिया मैंने। अच्छा, अब कैपिटल बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, 0। ए कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आपका कितना आ गया? 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू तो -4 आ गई, ए की वैल्यू -4 आ गई। अच्छा, क्यू पॉइंट में ए की वैल्यू तो मिल गई आपको। ठीक है, अब उसके बाद मुझे लगता नहीं कि दिक्कत है आपको। अब आप क्या बोलोगे कि y आपका कितना था? एक्स क्यूब है ना, कर्व की इक्वेशन तो ये दी हुई है। ठीक है, और इफ x इज इक्वल टू -4 देन y कितना हो गया? -4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू -64। तो आपको क्यू पॉइंट जो कि a, b की फॉर्म में मैंने लेट किया था, जिसमें a मुझे -4 मिल गया था, कॉरस्पॉन्डिंग उसका b कितना आ गया? -64। तो क्यू पॉइंट आपका ऐसे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों ये मेंस में। तो बहुत सिंपल, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की कंडीशन उठाई कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो वो 2 बार आएगा, 2 बार रिपीट होगा, है ना। तो ये कंडीशन में लगाई, सॉल्विंग करके हम आप इसको कर सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है इसको करने का। देखिए आगे, देखे। ठीक है, टॉपिक आगे बढ़ गया। अब टॉपिक आगे बढ़ गया, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब कुछ इस तरह की बात कर रहा है ये कि ये ग्राफ दिया हुआ है। अभी तक हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे थे ना, अब आपको P ये पॉइंट दिया है A, B, यहां से टेंजेंट आ रही है। अच्छा, ये P ले लो, चाहे x1 y1, तो इसको Q ले लो। कि Q पॉइंट के बारे में अब बातें करनी शुरू करेगा ये। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, जो पॉसिबिलिटीज बनती थी वो हमने देख ली। अब देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए पूरा एक पेज यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूं मैं इसमें। कोऑर्डिनेट बताना है ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये कुछ ऐसी बात कर रहा है कि मान लो आपके पास एक कर्व है, आपको वो कोऑर्डिनेट बताना है जिससे ये लाइन ना टेंजेंट बन के जा रही है, और वो टेंजेंट लाइन आगे ओरिजिन से पास हो रही है। आपको ये वाला पॉइंट बताना है जहां पे ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है और ये लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया ना उसने, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया। ठीक है, इसको मैं छोटा सा फिगर बना देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ये P पॉइंट x1 y1 मुझे बताना है, और ये पॉइंट विदाउट एनी डाउट आप सबको पता है कि ओरिजिन हमने दिखा दिया। टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे तो हमें क्या दिख रहा है कि वो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, उस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। तो हमने क्या किया सबसे पहले, अच्छा इस बार पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन नहीं है, आपने x1 y1 ले लिया। ठीक, वही हमें कैलकुलेट करना है। हमने y को कंसिडर किया x² + 2x + 3, dy/dx निकाला, 2x + 2 हो गया। अच्छा, जब dy/dx निकालते हो तो याद करो लेक्चर 1 में मैंने एक आदत डाली थी कि जिस पॉइंट पे dy/dx निकालना है वो सब्स्टिट्यूट कर लो। तो dy/dx एट x1 y1 क्या होगा? अरे भाई x की जगह x1 रख दिया, समझ गए? x की जगह मैंने x1 रख दिया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है, और P क्या है? x1 y1 कितनी होगी? आपके पास क्या होगा? y माइनस में y1 इज इक्वल टू dy/dx, ले लो वैल्यू 2x1 + 2 और x माइनस x1। ये सिचुएशन आपके पास। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दी P पॉइंट पे। अब एक्सटर्नल पॉइंट का काम यहां पे आएगा। आपको बोल रहा है ये जो टेंजेंट है 0,0 से पास हो रही है, तो ये 0,0 इस लाइन के ऊपर ही तो है, तो ये 0,0 क्या करेगा? इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझ?
जो पॉइंट एक लाइन के ऊपर होता है वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या लिखा, यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस टेंजेंट passes through 0,0, therefore y की जगह y1 x1 इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, xy इज जनरल पॉइंट, तो उसमें y की जगह मैंने 0 ले लिया, y1 मुझे नहीं पता, 2x1 प्लस 2, x की जगह 0 ले लिया माइनस x1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y1 की वैल्यू समवट क्या आ गई आपके पास, x1 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कॉमन ले लिया हमने, x1 प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको चाहे मल्टीप्लाई करके लिख लो या फिर आप इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ले लो, देख लेंगे आगे कैसे काम आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लिया, x1 प्लस 1 और x1 पीछे मल्टीप्लीकेशन में था ही। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि भाई अगर तुम कहीं फंस जाओ और कोई कंडीशन तो दिख ही नहीं रही, अगर तुम फंस जाओ अब कोई और कंडीशन दिख ही नहीं रही, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें हेल्प करता है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कर्व पे भी तो लाई कर रहा है, याद आई बात। हम क्या लिखेंगे, सिंस x1 जो y1 है, x1 y1 लाइज ऑन आप कह सकते हो फर्स्ट, मैंने इसको 1 मार्क कर दिया, भाई 1 पे भी तो लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर y1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3, ठीक है। अच्छा ये y1 की वैल्यू, तो एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे ही पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में ही ले लेते हैं, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी आपको। तो y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ था, तो 2x1 का स्क्वायर प्लस 2x1, ठीक है, 2x1 का स्क्वायर प्लस 2x1। तो यहां पे मैंने इसे जैसे मान लो a कंसिडर किया, इसे मैंने b कंसिडर किया, दोनों ही y1 है, फ्रॉम a एंड b, मतलब इक्वेशन की मार्किंग तो बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, फ्रॉम a एंड b, ये दोनों y1 है, दोनों को इक्वेट कर दिया, 2x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3, 2x1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। एक बार देख ले हम, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3, ठीक है, परफेक्ट है, यहाँ पे ये भी सही है। चलो 2x1 गया, तो 2x1 स्क्वायर माइनस में x1 का स्क्वायर इधर आ गया, तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 रह गया, है ना, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, तो x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x1 की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस माइनस रूट 3, मतलब कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी और है, तो बाकी ठीक है, आप देख लो इसमें 2x स्क्वायर, मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो वही है कि आगे y1 निकालने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, तो बाकी देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें, परफेक्ट है, ठीक है, माइनस y1 सही है, ठीक है। तो 2x1 कैंसिल हो गया, तो x1 स्क्वायर, ठीक है। अब x1 आ गया, मतलब आपको ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखो मिल गया, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व निकालना है, तो मतलब y1 भी चाहिए आपको, तो वही एक पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। आप क्या करोगे इसमें, आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है कि y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3 है ना, ये जो पॉइंट है कर्व में लाई कर रहा है ना, तो मैंने 1 उठाया और उसमें पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर लिया, जैसे यहाँ यूज किया था, मतलब आप ये कह सकते हो b लिया मैंने एक बार के लिए आपके लिए। कर्व उठाना, कर्व, टेंजेंट मत उठाना, ठीक है, कर्व उठाना वो ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा यहाँ पे x1 की वैल्यू अगर मैं √3 ले रहा हूँ, x1 की वैल्यू √3 ले रहा हूँ, तो y1 स्क्वायर कितना होगा, ये y1 स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे ना ये हटा देता हूँ, ये तो आपका सिर्फ y1 है ना, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आप लिख दोगे यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 प्लस 3, आंसर इज 3 प्लस 3 आपका हो जाएगा 6 प्लस 2 √3, मतलब ओवरऑल आपके पास आ रहा है 3 प्लस √3, ये आपने y1 निकाल लिया। तो अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, एक पॉइंट आपको मिल रहा है, x1 की वैल्यू आप √3 ले रहे हो, तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस √3, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ठीक है, वैसे इतने कॉम्प्लेक्स आंसर आते नहीं है, अगर आर या नो ऑप्शन केस में आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। 3 हो गया आपका, 3 प्लस 3 6 और 2 √3, और दूसरा पॉइंट आप निकाल लेना, ठीक है,
या मैं कर ही दूँ आपके लिए, x1 की वैल्यू अगर -√3 आ रही है तो y1 कितना होगा, -√3 का स्क्वायर तो आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2√3 + 3, तो 6 - 2√3 आ गया। तो इस केस में दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट है x1 इज -√3 और ये 6 - 2√3, मतलब किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो आप, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट का ये काम होता है कि आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, वो पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर देखा कि एक इक्वेशन बन गई, वहां पे आप रुक गए, तो आपको क्या करेगा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हेल्प करता है हमेशा। ठीक है, तो उससे आप आगे पॉइंट जो कैलकुलेट करना था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें निकालना था, वो हमें मिल गया। क्लियर हुआ? देखे आगे, देखो वही फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। पॉइंट पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सपोज दैट देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला हैव द प्रॉपर्टी दैट देयर नॉर्मल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट a, b। अच्छा, और कह रहा है वो जो 3 पॉइंट्स है ना, उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम तुम निकालो। तो इसमें सिर्फ एक चीज अभी हमें याद आ रही है जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है कि y = x² का पैराबोला तो ये होता है। लो, y = x² का पैराबोला तो ये होता है। अब आपको कह रहा है कि 3 नॉर्मल लाइन है, एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लो ये एक नॉर्मल लाइन, ठीक है, ये आपकी दूसरी नॉर्मल लाइन, ये आपकी तीसरी नॉर्मल लाइन, ठीक है, ये P पॉइंट मैंने ले लिया आपका x1, y1, इस P पॉइंट मतलब तीनों P Q R कुछ भी ले सकते हो। इस A पॉइंट को मैंने ले लिया, एक कॉमन पॉइंट है A, B। कॉमन पॉइंट मुझे गिवन था कि तीनों नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तीनों नॉर्मल एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी A, B पे। ठीक है, तो हमें क्या बात करनी है इसमें कि ये जो तीनों पॉइंट है ना, इनके एक्स कोऑर्डिनेट मुझे उनका सम बताना है, उनका सम बताना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं कि उसके अंदर हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब ये देखो 3 अलग अलग पॉइंट है, P, Q, R, इसको Q ले लो, इसको R ले लो। अब किसी एक पॉइंट P पे निकाल के देख लो, किसी पे भी एक बार। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P पॉइंट विच इज x1, y1, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप y को उठाओगे, y आपके पास x² है, आपने dy/dx लिया विच इज इक्वल टू 2x, फिर आपने dy/dx निकाला किस पे, x1, y1 पर। सही है, समझ आ रहा है, 2x1 हो गया ये। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, क्या पढ़ा आपने, -1 dy/dx, याद आया, तो ये -1 2x1 हो गया। क्लियर? अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1। ठीक है, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1, x माइनस में x1। चलो आगे देखें, यहां पर y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है, -1 2x1 और x माइनस में x1, ये आ रही है स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ रही है। ठीक है, अभी देखो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ रही है कहां पे, एट पॉइंट P। अब इसमें ना देखो y1 को मैं कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि देखो ये जो x1 y1 पॉइंट है ये एक्चुअली इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। देखना, कंसिडर करना, छोटी सी चीज एक कंसिडर करो, कंसिडर करा मैंने, y इज इक्वल टू x², यही है ना। तो x1 y1 अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 के लिए x1 का स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो कितना हो जाएगा, y माइनस में y1 की जगह x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 2x1 और x माइनस x1 हो गया। क्लियर? आगे बात समझ आ तक? अब ये नॉर्मल देखो, ये नॉर्मल जो चल रही है, ये नॉर्मल आपकी कहां से पास हो रही है, इस कॉमन पॉइंट से। पहले जो किया था क्वेश्चन हमने यही तो किया है,
हमने पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी, और फिर हमने क्या किया था, जो पॉइंट हमें गिवन था उस पे उसको सेटिस्फाई करा दिया था, 0,0 जो दे रखा था, जिससे टेंजेंट हमारी पास हो रही थी। इस बार ये जो नॉर्मल की इक्वेशन मैंने इस पॉइंट पे निकाल ली, ये a, b से पास हो रही है। मैं यहां पे लिखूंगा सिंस इट पासेस थ्रू a, b, तो यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो y की जगह तो b आ गया, माइनस में x1 का स्क्वायर माइनस 1/2 और x की जगह a आ गया। बच्चों अब हिम्मत रख के ना थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो, 2x1 इधर भेज रहा हूं मैं, बहुत ही ध्यान से 2x1 इधर भेजा तो b माइनस x1 का स्क्वायर, अभी आगे से हट रहा हूं मैं, ये देखो 2x1 इधर गया, यहां पे बचा माइनस में, थोड़ा सा इसका y एक्सिस भी हटा देता हूं, माइनस में a माइनस में x1, देखते जरा क्या होता है। यहां पे क्या आ गया 2b x1 माइनस में 2x1 का क्यूब इक्वल टू माइनस a प्लस x1, ठीक चल रहा है, क्लियर हुआ। सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया, 2x1 क्यूब उधर चला गया प्लस में, अच्छा प्लस x1 तो यहां पे था ही, माइनस में 2b x1 आ गया और माइनस a इज इक्वल टू 0 आ गया। 2x1 का क्यूब प्लस 1 माइनस में 2b x1 कॉमन ले लिया पीछे से, माइनस a इज इक्वल टू 0। बच्चों ये फिर से एक क्यूबिक बन गई, इसके कितने रूट्स होने वाले हैं, 3 रूट्स, ठीक है, 3 रूट्स होने वाले हैं। अब उसका पहला रूट तो देखो आपको x1 दिख ही रहा है, अब दूसरा रूट क्या होगा, q वाला पॉइंट x2 कोऑर्डिनेट, r वाला पॉइंट x3, मतलब ये कहां से लिया मैंने, p से लिया। सिमिलरली यहां पे q मिल सकता है अगर मैं सॉल्व कर लूं, और फिर सिमिलरली मुझे r मिल सकता है। मुझे बोला गया, क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया होता है कि लास्ट में जाके वो क्रैक हो ही जाएगा। आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा एक्स कोऑर्डिनेट्स की, कह रहा है उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है उनका सम आप बताओ। दैट मींस आपसे पूछ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, वो फिर से फॉर्मूला लगा दिया, माइनस बी अपॉन में ए, और यहां पे माइनस बी, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है यहां पे, तो 0, a is 2, तो सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स कितना मिल गया मुझे, फिर से 0 मिल गया। मतलब क्वेश्चंस उस तरह से फ्रेम किए होते हैं कि आपको लास्ट में ज्यादा सॉल्विंग ना करनी पड़े, इनिशियल कॉन्सेप्ट लगाया, लास्ट में तो आंसर आपका फटाफट मैच हो जाए, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन होना ये वाला अगर आएगा तो, ये भी क्लियर हुआ। ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस है आपके, ठीक है, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, नया कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट टू द पैरामीट्रिक कर्व, ये भी समझ लो, टेंजेंट टू द पैरामीट्रिक कर्व। अच्छा, डिफरेंशिएशन हम पैरामीट्रिक फॉर्म के देख चुके हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। अगर x दिया हुआ है ft और y दिया हुआ है gt, मतलब f इन टर्म्स ऑफ t, g इन टर्म्स ऑफ t, तो अगर मेरे से कोई कहता है dy by dx निकालो, तो हमने क्या सीखा था, हम कहते थे dy by dt निकालेंगे ऊपर रखेंगे और dx by dt निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में रखेंगे। dy by dt का मतलब क्या हो गया, g डैश t, और dx by dt का मतलब क्या हो गया, f डैश t, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर बोलता है at any point t where t is perimeter of the two functions, तो y माइनस y1 लेते हैं, y1 की जगह क्या करोगे, जो आपको y दिया हुआ ना पैरामीट्रिक फॉर्म, वो ले लोगे आप, g at t। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy by dx, तो वो आप लिखोगे g डैश t अपॉन में f डैश t। फिर x माइनस x1, x तो आपका जनरल पॉइंट हो गया, x1 आपका क्या होता है, आपका पैरामीट्रिक फॉर्म वाला पॉइंट होता है, तो उसमें आप x जो आपको फंक्शन है t दिया हुआ है वो आप ले सकते हो। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है किसकी, पैरामीट्रिक फॉर्म की, ओहो पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है, तो ये आपको दिख रही है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलेगा तो सेम ही चलेगा, y माइनस जी टी, पैरामीट्रिक फॉर्म में y1 तो यही लोगे आप, बस यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लोगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, आप इसको रेसिप्रोकल करोगे और आगे माइनस लगा दोगे, माइनस एफ डैश टी अपॉन में जी डैश टी, और यहां पर क्या आएगा, x माइनस में
x1 इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, जो गिवन है, जो गिवन फंक्शन होगा वो ले लेंगे हम यहाँ पे। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। एक आध एग्जांपल अभी आपको करवा दूंगा, उससे पहले ना आपको ये कुछ कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि अगर ये कर्व दिखे, अगर डिफरेंशिएशन करना चाहो करो, लेकिन एक होता ना कॉन्सेप्ट सारे साथ के साथ ही क्लियर कर लो आप। यहां पे अगर ये कर्व दिखता है, ठीक है, तो इसमें ना x की एक सब्स्टिट्यूशन हम ले सकते हैं, और वो होती है a cos क्यूब थीटा, और y होता है a sin क्यूब थीटा। मतलब आप x और y को ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मतलब ये क्या है, इस कर्व की पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर ये कर्व आपको दिया रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, तो x की वैल्यू आपके पास होगी a cos रेज टू पावर 4 थीटा एंड y a रेज टू पावर sin 4 थीटा। क्लियर? आइडेंटिटी है, वेरीफाई हो रही है आपके पास, वेरीफाई हो रही है, ठीक है। और अगर इसको मैं देखूं, ये फॉर्म बहुत रेयरली होती है हमारे पास, कभी कभार ही आपको दिखेगी कुछ ही क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, आप a रेज टू पावर n है ना, तो आप a लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा 2/n। मतलब आप लॉजिक लगा के चलो, मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव कर रहा हूं हर में, ठीक है, हर में यही करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं ये देखो ना 2 की पावर n का अगर पावर n करूंगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बचेगा, a रेज टू पावर n तो कैंसिल हो ही जाएगा। y के लिए क्या होगी, b cos थीटा सेम 2/n ले लोगे, ये सब्स्टिट्यूशन है इसकी। जो सबसे अलग है वो नीचे वाली a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें आप x को क्या लेते हो, a टी स्क्वायर, और y को आप लेते हो सेम a पेरीमीटर में फिर टी क्यूब। मतलब दोनों में a रहेगा, उसमें तो इसमें a और b ले रहे थे, बाकी सब में सिंगल वेरिएबल चल रहा है आपका a, तो सब में a ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे a टी स्क्वायर a टी क्यूब। अगर पैरामीट्रिक कैसे डिसाइड करते हैं, आप इसको ना उठा के इसमें रख के देखो, x की जगह a टी स्क्वायर रखो, y की जगह a टी क्यूब रखो, इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल आता है वो। देखें अब आगे इसकी जरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है इसको अप्लाई करके देखें, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है छोटे छोटे, आई थिंक 3 ही है, तो कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हमें देखने में लगता है इनिशियली क्वेश्चन हो जाएगा एक बार में। एनसीईआरटी में आपको क्या दिया होता है कि टेंजेंट की इक्वेशन बोलता है, बहुत ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन ना वो क्या कहेगा, x दे दिया इन टर्म्स ऑफ t, y दे दिया इन टर्म्स ऑफ t एट t इक्वल टू 1 दिया होगा, t की वैल्यू दी होगी, यहाँ पे पॉइंट गिवन है। ये जो पॉइंट गिवन है ना, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। आप क्या करोगे, आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट तो चाहिए। आपने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, आपने क्या किया, dx बाई dt निकाला, dx बाई dt निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ t प्लस 3 आ गया, ट्वाइस ऑफ t प्लस 3 आ गया। अच्छा dy बाई dt निकाला, dy बाई dt के लिए पहले y पकड़ो एंड y लोगे आप 2t स्क्वायर माइनस में 2t माइनस में 5, तो आप dy बाई dt निकाल लोगे, कितना हो गया 4t माइनस में 2, ठीक है, इतना समझ आ गया ना, 4t माइनस में 2, आपका dx बाई dt dy बाई dt आ गया। अच्छा फिर अगर मैं बोलूँ आपसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूर की बात है, अगर मैं यहाँ पे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट ही ले लूँ, mt ले लेता हूँ, तो वो क्या होता है dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, तो वो आ जाएगा 4t माइनस 2 ऊपर आएगा और 2t प्लस 3 नीचे आएगा। अब क्या होता है, मैं बोलता हूँ आपको कि अगर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता तो मुझे t की वैल्यू दे देता, t की वैल्यू 1 2 कुछ भी दे देगा, मैं t की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो dy बाई dx प्रॉपर आ गया। अच्छा t की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी जिसको मैं x1 ले सकता हूँ, y की वैल्यू आ जाएगी जिसको मैं y1 ले सकता हूँ। मतलब गिवन वैल्यू को x वाले को x1, y वाले को y1 ले लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट का मतलब तो x और y की वैल्यू गिवन है, मतलब मुझे x दे दिया y दे दिया, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करें, देखो उसको कैसे सॉल्व करें जब पॉइंट गिवन है, ठीक है। फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म में जब तक आपको ऐसे t की वैल्यू नहीं मिलेगी ना, आप नहीं निकाल पाओगे। फॉर पॉइंट 2, -1 आपको पता है x की वैल्यू 2 है, देयरफॉर x तो आपके पास कितना दिया है,
x तो आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस में 8 इक्वल टू 2, 2 को इधर ले आए, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो तो t प्लस 5, ओहो एक मिनट, t प्लस 5 और t माइनस 2 निकाल लोगे, ठीक है। तो t की दो वैल्यूज आ गई बच्चों, -5 और 2, रख लो अभी अपने पास। आगे बात करते हैं, अगर y मुझे कितना दिया हुआ है -1, y दिया हुआ -1, तो y के लिए कितनी है 2t स्क्वायर माइनस में 2t माइनस में 5 इक्वल टू -1। करो इसके साथ खेलो, 2t स्क्वायर माइनस 2t, ये हो गया आपके पास -4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लिया, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0 और t माइनस 2 t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे t की दो वैल्यू आ गई, 2 और -1, बस यही चाहिए था हमें। जब हम t की दो वैल्यूज निकाल रहे हैं, दो वैल्यूज x वाले साइड, दो वैल्यूज y वाले साइड, तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि t की एक वैल्यू कॉमन आ रही है, और यही हमें चाहिए होता है कि पैरामेट्रिक कॉमन किस t की वैल्यू पे है, मतलब x और y सेम कौन सी वैल्यू पे होगे, t की कौन सी वैल्यू पे, मतलब ये पैरामीटर आप डिफाइन है। तो आपका काम क्या होता है कि जब भी आपको पॉइंट गिवन है ना, आप पॉइंट को नॉर्मल x और y की तरह ट्रीट करो और t की वैल्यूज निकालो, जो कॉमन वैल्यू है ना t की, वो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। तो आप लेट कर लो, लेट या फिर ये कह लो फॉर पॉइंट p 2, -1, t कितना ले गए हम, 2 ले गए हम, ठीक है, t हम 2 ले गए। तो बच्चों अब देखो कुछ भी तो नहीं बचा, dy बाई dx आप निकालो, dy बाई dx कितना था 4t माइनस में 2 अपॉन में 2t प्लस 3 था, मानते हो, यहां पे t के लिए 2 रख दो, t के लिए 2 रखोगे तो कितना होगा 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6 हो गया, नीचे 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7 आ गया, dy बाई dx आ गया। अच्छा फिर x की वैल्यू निकाल लो, x कितना था टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस में 8 है ना, तो यहां पे t के लिए अगर मैं 2 रखता हूं तो 4 प्लस 6 माइनस में 8, ये 2 आ गई वैल्यू। अच्छा y निकाल लो, y कितना था 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस में 5, t के लिए 2 रखो, 2 रखी तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 8, ये हो गया -4 -5, तो आ गया 4 - 5 -1 आ गया, x और y आ गया। इस x को मैं क्या कह रहा था, आप x1 की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको आप y1 की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी अब दिक्कत थोड़ी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में, आप क्या करोगे y माइनस में y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस में x1, फॉर्मूला पता है, y1 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम -1, तो +1 हो गया, यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 6/7 और ये कितना है 2, बस सॉल्व कर लो। अब 7y प्लस 7 6x माइनस में 12, तो 6x माइनस 7y माइनस में 19 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दी, पैरामेट्रिक फॉर्म, बेसिक मैंने आपको बता दिया। अगर t की वैल्यू दी है, t की वैल्यू दी है तो देखो ना क्वेश्चन ऐसे चलेगा, सिर्फ इतना आपने क्या करा dy बाई dx निकाल लिया और t की वैल्यू गिवन थी मान लो, तो आपने dy बाई dx निकाला, एट गिवन t x निकाला, y निकाला और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। अगर पॉइंट गिवन है तो बीच का ये पार्ट आपको करना पड़ेगा, आप x और y की वैल्यू से देखोगे कौन सी कॉमन वैल्यू आ रही है t की, उस t की वैल्यू को एक्सेप्ट करके आप आगे सॉल्व करोगे, समझ गए। तो एक अच्छा क्वेश्चन लिया पैरामेट्रिक का हमने, फॉर्म तो हमें समझ आई गई थी इनिशियली फॉर्म पढ़ते ही, तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देखो आपको कह रहा है इक्वेशन बताओ ऑफ ऑल द पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, करोगे इसको ट्राई, कैसे होगा। आपको पैराबोला तो पता ही है ना, पैराबोला तो पता ही है आपको, ये वाला अभी पहले ही बात कर चुका है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, 1,2 पॉइंट से 1,2 थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं, लो ऐसे बना लेते हैं। तो मान लो P एक पॉइंट है 1,2, यहां से एक नॉर्मल जा रही है मान के चलो, ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया और ये नॉर्मल 1,2 की लोकेशन यही तो होगी और x स्क्वायर इक्वल टू 4y ऐसे ही होगा। कह रहा है इस पॉइंट से कितनी नॉर्मल बन सकती है, इस P पॉइंट से कितनी नॉर्मल बन सकती है, ठीक है। तो हमने ना क्या किया इस पॉइंट को अगर मैं Q ले लूं,
ठीक है, या फिर एक काम करूँ यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब इस नॉर्मल पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, और अगर मान लो मैं इस पॉइंट को x1 y1 लेता हूँ, है ना, पहले की तरह ही जैसे हम करते हैं, तो देखिए जरा आराम से हो जाएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ कि एक पैराबोला पे ना मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकती है फ्रॉम द गिवन पॉइंट। जैसे P पॉइंट गिवन है ना, तो इस पॉइंट से इस पैराबोला पे मैं 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स लिखा है कि सबकी जितनी बन सकती है, अगर मान लो 3 बन सकती है तो तीनों की इक्वेशन आप बताओगे, ठीक है। मैक्सिमम 3 होती है, देखते हैं इसमें कितनी बनती है। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4y, मुझे तो कर्व गिवन है ना, कर्व गिवन है, तो मैंने क्या करा, लेट x1 को मैंने h ले लिया, x1 को h ले लिया। तो हमें पता है कि x1 और y1 इस पे लाई करेगा पैराबोला पे, है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले रुको, ये जो q पॉइंट है वो x1 y1 ये इस कर्व पे लाई करेगा, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1 हो गया, ये मान गए आप। तो अगर मैं लेट कर लूं x1 को h, तो देयरफॉर h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1, तो y1 के लिए कितनी आ गई, h स्क्वायर बाय 4 आ गई, ठीक है। तो आपको q पॉइंट एक और अच्छे फॉर्मेट में मिल गया, x1 y1 एक सिंगल वैल्यू में निकाल लिया मैंने, वेरिएबल में x1 मैंने h लिया था और ये बन गया h स्क्वायर बाय 4, है ना। अब इसको x1 और x1 स्क्वायर बाय 4 भी ले सकते थे, एक ही बात है, आपका q पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहां पे आप इक्वेशन और नॉर्मल निकाल लो, ठीक है, इक्वेशन और नॉर्मल निकाल लो या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो, एक ही बात है। देखते हैं इसको, एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की कोशिश करते हैं पहले, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये लाइन नॉर्मल ही तो है, PQ नॉर्मल की स्लोप ही तो है, तो हम इसमें क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल PQ विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, जैसे y2 माइनस y1 है, तो अगर मैं बात करूं y1, अगर मैं उस फिगर की बात करूं देख के, y1 माइनस 2 और x1 माइनस में 1, जिसमें y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, h स्क्वायर बाय 4, ठीक है, h स्क्वायर बाय 4 माइनस में 2, और x1 की वैल्यू कितनी है, h माइनस में 1। मैंने स्लोप ऑफ PQ निकाल ली, बिल्कुल नॉर्मल जनरल फॉर्मूले से, स्ट्रेट लाइन के स्लोप के, ठीक है। अब PQ नॉर्मल है टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट, तो नॉर्मल की बात करते हैं। अब कंसिडर किया मैंने यहां पे, कंसिडर किया x स्क्वायर इक्वल टू 4y, डिफ्रेंशिएट किया, कितना हो गया, 2x इक्वल टू 4 इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास x बाय 2, सही चल रहा है। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। अच्छा फिर पहले एक काम करते हैं ना, पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि एट x1 y1, ठीक है, विच इज इक्वल टू h कोमा h स्क्वायर बाय 4, dy बाय डी एक्स कितना होगा, आप बोलोगे कि भाई h अपॉन में 2, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये किसकी स्लोप है, ये लिख दो m ऑफ t, t समझ जाना टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, आप जानते हो ना, इसका रेसिप्रोकल और आगे माइनस लगा दोगे। अच्छा ये नॉर्मल की मतलब ये PQ की स्लोप, और PQ मुझे दिख रहा है नॉर्मल है, और ये भी नॉर्मल की स्लोप निकाल ली, दोनों को इक्वल रख देते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, आराम से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, देख लो। तो h स्क्वायर बाय 4 सिंप्लीफाई यहां कर लेंगे, h माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में h, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते तो आएगा h स्क्वायर माइनस में 8, ठीक है, बाय 4 टाइम्स h माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में h। चलो करो अब आगे सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो इट विल बी h क्यूब माइनस में 8h, है ना, h क्यूब माइनस में 8h, इसको अगर मैं करता हूं तो आ रहा है माइनस 8 h माइनस 1, देख लेते हैं, h क्यूब माइनस में 8h इज इक्वल टू माइनस 8h प्लस 8, भाई माइनस 8h से माइनस 8h तो क्रॉस हो गया, तो h क्यूब किसके इक्वल बचा, 8 के, और 8 देखा जाए तो वो 2 का क्यूब होता है, तो h के लिए तो 2 आ रही है, h के लिए तो 2 आ रही है। मतलब अगर मैं बात करूं तुमसे
अगर मैं बात करूं, चलो इसको ऐसे मत करो, ये लो, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। एच क्यूब इक्वल टू 8 आ गया, तो एच क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हो सकते थे। मतलब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इस पॉइंट से 1,2 वाला जो पॉइंट मैंने लिया, जिससे मैंने पहले पी क्यू की स्लोप निकाली यूज करके, और देन फिर मैंने कैलकुलस जो लगाना होता है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली, इक्वेट करा, तो मेरे पास जो एच कोमा, ये जो पॉइंट मैंने लिया ना, एच कोमा एच स्क्वायर बाय 4, इस एच की वैल्यू जो एच पॉइंट यहां पर है एक्स कोऑर्डिनेट, उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। तो मतलब 3 नॉर्मल बन सकती है। लेकिन अगर आप इसको आप 2 का क्यूब इक्वल टू 0 अगर आप ले लेते हो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप लगाते हो, ए माइनस बी क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, एच की वैल्यू 2 मिल रही है, सिर्फ रियल वैल्यू ये मिल रही है, ये क्या मिल रही है, इमेजिनरी वैल्यू। ये तो इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है आपको, तो मतलब एच की एक ही वैल्यू आ रही है, और एच की अगर एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है तो इसमें कितनी हुई, एक पॉसिबल नॉर्मल है, बस एक पॉसिबल नॉर्मल, समझ गए, एक पॉसिबल नॉर्मल है एच की वैल्यू 2 पर, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं आपको कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालने, तो बच्चों वो काम तो आप कर लोगे, काफी देर हो गई करते हुए ये सब हरकतें हमें। तो आपको पता है कि एच की वैल्यू अगर 2 है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर बाय 4 कितना होगा, एच स्क्वायर बाय 4 कितना होगा, आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो 2,1 पे बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप यहाँ पे निकाल लोगे, समझ आई बात। इक्वेशन नॉर्मल निकाल लोगे, मतलब नॉर्मल की स्लोप देख लो ना, कोई भी ले लो इक्वेशन नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप जैसे ये हो गई, एच की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, एच की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -1 हो गई, ठीक है। और आपके पास x1 y1 है, x1 y1 है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेना। तो टाइम बचाते हैं, बहुत हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट तो अब आप लगा ही लोगे। मेन इसका वही था कि कॉन्सेप्ट कि कितनी पॉसिबल नॉर्मल हो सकती है। अच्छा, अगर मान लो एच की यहाँ पे 3 वैल्यूज आती, तो भाई मैं 3 पॉसिबिलिटीज लेके 3 नॉर्मल की इक्वेशन निकालता, क्या दिक्कत है उसमें। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, पर करने का तरीका तो यही चलेगा। हमें एच की वैल्यू जज कर रही है यहाँ पे, जो क्यूबिक बनी ना, उसकी जितनी रियल वैल्यूज आएगी उतनी पॉसिबल नॉर्मल्स होगी, मैक्सिमम 3 आ सकती है इसमें। चलो, अच्छा ये तो देखो एक आपका रिवीजन क्वेश्चन है, एक तरह से एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन, तो आपका मिसलेनियस है आपका चैप्टर नंबर 6 का। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, वैसे बहुत सिंपल है। बस इसमें क्या है कि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठा लिया कि नॉर्मल का कॉन्सेप्ट तो आप अप्लाई कर दोगे, लास्ट में जाके ना स्ट्रेट लाइंस का एक फॉर्मूला यूज हो रहा है डिस्टेंस का, 11th अगर ढंग से पढ़ी हमने तो बहुत आराम से वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो करके खत्म करते हैं बच्चों इसको। हमारे पास कितना है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a cos t प्लस ए टी साइन टी, ठीक। तो dx बाई डी टी निकाला मैंने, कितना होगा, माइनस ए साइन टी हो गया, a को ऐसे रखा प्लस लगा के, a को ऐसे रखा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, t cos t प्लस साइन टी ऐसे ही रहेगा, t का 1 हो गया। तो dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए साइन टी प्लस ए टी कॉस टी प्लस ए साइन टी, ए साइन टी से ए साइन टी कैंसिल हो गया, तो dx बाई डी टी कितना आ गया, ए टी कॉस टी, ये dx बाई डी टी आ गया। अच्छा, फिर y की बात अगर हम करें, y मुझे दिया हुआ है ए साइन टी, मतलब बेसिक डिफ्रेंसिएशन, माइनस ए टी कॉस टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू अगर हम निकालें, तो ए साइन टी माइनस में ए, ये हो जाएगा माइनस टी साइन टी और प्लस कॉस टी, बस, ठीक है। तो आप दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉस टी का, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपने कॉस टी रखा, ए इसका करा नहीं, सॉरी जल्दी में ये गड़बड़ हो गई, आराम से करते हैं। साइन टी का कॉस टी हो गया, यहाँ पे माइनस ए रखा, ये हो गया माइनस टी साइन टी और प्लस कॉस टी, टी का 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए कॉस टी से ए कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए टी साइन टी आ गया, डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स की दिक्कत तो नहीं ना आपको, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी ऊपर और डी एक्स बाई डी टी नीचे, ठीक है। ए टी से ए टी कैंसिल हो गया, ये tan टी आ गया कहने को।
आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y माइनस में y1। y1 क्या होता है, मैंने जो बोला था गिवन y होता है उसी को पिक कर लिया करो। a sin t माइनस में a t cos t इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 में dy बाई dx, जिसे मैंने क्या ले लिया -1 में। एक्चुअल में ना इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि आगे सारा sin t cos t में है ना, ये sin t अपॉन में cos t ही रहने दो, इसको tan t मत बनाओ। अब जब इसको उल्टा करोगे, इसको उल्टा करोगे तो आएगा cos t अपॉन में sin t, और माइनस तो आगे लगता ही है स्लोप ऑफ नॉर्मल की वजह से, -1 अपॉन dy बाई dx। फिर x माइनस में x1 की जगह आप क्या करोगे, x की वैल्यू रख दोगे, a cos t प्लस a t sin t, ऐसे। अब sin t इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो y sin t माइनस में a sin स्क्वायर t प्लस a t sin t cos t। ये तो मेरे पास आई है LHS की वैल्यू। मैंने क्या किया, sin t को इधर भेज दिया, सब में मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस cos t अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस x cos t, ये हो जाएगा प्लस a cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a t sin t cos t। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, सबको एक तरफ लिया, इसको इधर ले आओ, x cos t प्लस प्लस y sin t, ठीक है, माइनस a sin स्क्वायर t, और माइनस में a cos स्क्वायर t इधर आ गया, इक्वल टू 0। x cos t प्लस y sin t माइनस a कॉमन लोगे, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1। ये इक्वेशन नॉर्मल आ गई। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप ओरिजिन से ना, ओरिजिन से अगर आप नॉर्मल का, नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी है आपके पास, x cos t प्लस y sin t माइनस में a इज इक्वल टू 0। अगर आप ओरिजिन से नॉर्मल का डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस कांस्टेंट आना चाहिए विच इज इक्वल टू a आना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला ये मैं आपको कह रहा था, ये याद होना चाहिए, a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट, स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था हमने, है ना, बहुत बेसिक है, बहुत बार यूज होता है, याद होना चाहिए आपको। तो a यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x cos t, x1 क्या हो गया, ऊपर वाला पॉइंट 0, b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y sin t, y1 क्या होगा 0, ठीक है, और प्लस c यहाँ पे कितना है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट वाली टर्म माइनस ए, अपॉन में अंडर रूट cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, ठीक है, और ये 0 ऊपर आ गया, माइनस में a अपॉन में आ गया 1, तो मोड इसीलिए था, पॉजिटिव a हो गया, और डिस्टेंस आपका a आ गया, और हमें यही प्रूव करना था r एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन। हमें प्रूव करना था ऑल द नॉर्मल्स, एक ही नॉर्मल बनी है, उस नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, a आना चाहिए था, प्रूव करने की बात थी, आ गया, ऑप्शन में आता है तो आपको ऑप्शन इसी तरह से दिया होगा, a वाले ऑप्शन पर टिक कर देना आप। क्लियर हुआ, समझ आ गया, ठीक है। तो मतलब आज आपने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट शुरू किया, वर्टिकल टेंजेंट शुरू किया, वो हो गए, उसके बाद फिर पैरामेट्रिक फॉर्म है, बीच में हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे चले गए, रिपीटेड रूट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एडवांस में एक टाइम पे आया था, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है और ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक फॉर्म दे दी, और देखो इस पर टी की वैल्यू भी दे दी आपको, जैसे टी की वैल्यू दी होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, बहुत बढ़िया आसानी से हो जाता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग में इन्वॉल्व कर दिया चीजों को, कर लेते हैं। अ कर्व इन द प्लेन इज डिफाइंड बाय पैरामेट्रिक इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, टेंजेंट लाइन टू द कर्व। तो पहले एक काम कर रहा हूं मैं, एक्स और वाई की ही वैल्यू ढंग से निकाल रहा हूं। मुझे एक्स गिवन है e रेज टू पावर 2t प्लस 2 e रेज टू पावर माइनस में t एट t इज इक्वल टू ln2। देखिए जरा क्या वैल्यू आएगी, e2 t की जगह ln2 रख दिया, ट्वाइस e माइनस में ln2। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज हमने क्या सीखी है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ln2 का स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, ये 2 तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, ये -1 ऊपर चला जाएगा, ln2 की पावर -1। अब e log k क्या बताया हुआ मैंने आपको, e log k
क्या होगा, के ही तो होता है, के ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा ई लॉग 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऐसे ही रहेगा, ई लॉग 2 माइनस 1, 2 की पावर -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बन गई, 4 + 2 × 1/2, 4 + 1 5। जितना जल्दी कर सकते हो कर लेना, मैंने एक एक स्टेप करके दिखा दिया आपको, ठीक है। ऐसे ही y पे चलो, y e⁻²t + e⁻t है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, अगेन t की वैल्यू ln2 रख दी, यहाँ पे ln2 रख दी। तो अब तो आपको पता चल ही रहा है 2 ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और e ln2 में क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो आपका जो x1 y1 वाला पॉइंट नहीं आता बच्चों, वो वैल्यू कितनी आ गई, 5,6, ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें dy/dx निकालना है टेंजेंट की स्लोप के लिए। पहले आप dy/dt निकालोगे, dy/dt की बात अगर मैं करूं तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का सेम ही होता है, इनटू में 2 कर दोगे 2t का, और e⁻t का तो e⁻t रहेगा। इसकी भी वैल्यू निकाल के बढ़े आगे कि एट t की वैल्यू ln2 क्या होगा भाई, dy/dt, एक ही बार कर लेते हैं। तो dy/dt, अब तो देखो टाइम बच जाएगा ना आपका, 2 बाहर, e2 ln2, हाँ ठीक है ठीक है, प्लस e ln2, इस 2 को ऐसे रखा, e2 ln2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4, बार बार थोड़ी करेंगे, प्लस, और e ln2 का आंसर क्या है, 2, ये 2 बनाया, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, 8 आ गया, dy/dt तो 8 आ गया। चलो आगे देख लेते हैं, dx/dt के लिए आपके पास x आपके पास कितना है, आपके पास था e⁻2t + e⁻−t। देख ले एक बार, गड़बड़ हो गई तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा, ट्वाइस है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे 2e−t, तो dx/dt निकाला, dx/dt कितना होगा, e⁻2t इंटू में 2, ट्वाइस e⁻−t इंटू में -1, क्लियर। तो यहाँ पे dx/dt कितना हो जाएगा, ट्वाइस e⁻2t और माइनस में 2 e⁻−t, एट t की वैल्यू ln2 पे क्या होने वाला है, dx/dt आपके पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस e⁻2 ln2, ठीक है, -2 e⁻−ln2। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, 4 आता है, इसको सॉल्व करते हो तो 1/2 आता है, पीछे कर चुके हम ये, 8 - 1 7 आ गया। तो dy/dx मेरे पास कितना आ गया, आप dy/dt ऊपर रखते हो और dx/dt नीचे रखते हो, है ना, इजी तो है, टाइम लगता है बस इसमें। dy/dt की वैल्यू पीछे कितनी निकाली हमने, 8, और इसकी कितनी मिल गई, 7, 8/7 आ गया, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पे आई थी, 5,6 पे निकालनी है, वो मैं निकाल चुका हूं, इज, ये देखो 5,6 था पॉइंट, पैरामीट्रिक का जो पॉइंट हमने निकाला था 5,6 था। तो y - y1 आपका 6 है, dy/dx 8/7 है, और x1 आपके पास 5 है। तो 7y - 42, 8x माइनस में 40, सबको एक तरफ लेके जाओ, 8x - 7y और -40 + 42 इज +2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। तो काफी सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का, पर थोड़ा सा टॉपिक और भी बचा अभी इसमें, है ना। आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व बचा हुआ है, ऑर्थोगोनल कर्व बचा हुआ है आपका, अच्छा लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये थोड़ा सा टॉपिक और एडवांस लेवल का बचा हुआ है। तो वो एक काम करते हैं, नया लेक्चर बनाते हैं, ठीक है, अलग लेक्चर, काफी सारा हो गया इसमें, इसको एक बार रिवाइज करो, फिर एक नेक्स्ट लेक्चर आपको टेंजेंट नॉर्मल पार्ट 3 भी प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, ठीक है। इतना ही करते हैं बच्चों आज, थैंक यू।